विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। आज हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। तो राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। यह एक ऐसी सामूहिक भावना है जो एक भूभाग में रहने वाले विभिन्न लोगों को एक राजनीतिक संगठन का सदस्य बने रहने की प्रेरणा देती है और अपने देश से प्रेम करना भी सिखाती है। राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, लेकिन अत्यधिक राष्ट्रवाद भी क्या करता है? विश्व युद्धों को जन्म देता है। ये पता है? युद्ध को जन्म देने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो क्या होता है? अत्यधिक राष्ट्रवाद। अति हर चीज की बुरी होती है। तो फ्रांस में नेपोलियन के पश्चात यूरोपीय राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रवाद की उपेक्षा की, किंतु इस भावना को वे पूर्णतः दबा नहीं सके। कालांतर में राष्ट्रीयता के आधार पर ही यूरोप में इटली और जर्मनी जैसे राष्ट्रवादी राज्यों का विकास हुआ। नेपोलियन पहला व्यक्ति था जिसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। इन दोनों देशों में एक ही राष्ट्रीयता के लोग राजनीतिक सीमाओं द्वारा विभाजित थे। इसके बाद हमने पढ़ना है इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। इटली का एकीकरण सबसे पहले तो फ्रांस में नेपोलियन की पराजय यानी 1815। हाँ जी, 1815 के बाद गठित वियना कांग्रेस ने इटली की राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा करते हुए प्रतिक्रियावादी तथा निरंकुश शासन की स्थापना की। नेपल्स तथा सिसिली में फर्डिनेंड प्रथम की सत्ता स्थापित हुई। लोम्बार्डी तथा वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। पोप को रोम के 7 अन्य प्रदेश भी मिले। पार्मा, मोडेना और टस्कनी और हैप्सबर्ग का आधिपत्य स्थापित हुआ। सार्डिनिया तथा जिनोवा को पीडमोंट में मिला दिया गया। इस प्रकार इटली विभिन्न राज्यों में विभाजित था। अतः इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या क्या थी? तो नंबर 1, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा था। ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली देश था जिसका प्रभाव इटली के विघटित राज्यों पर अधिक था। दूसरा, रोम पर पोप का आधिपत्य था, उसकी सत्ता समाप्त करना भी कठिन कार्य था। तीसरा, इटली के शासकों में पारस्परिक ईर्ष्या और वैमनस्यता वहां के एकीकरण के मार्ग में अवरोधक का कार्य कर रही थी। चौथा, यूरोप के अन्य राज्यों का इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी उसके एकीकरण के समक्ष एक समस्या थी, जिसमें सबसे प्रमुख कौन था? फ्रांस था। इन समस्याओं के होते हुए भी इटली का एकीकरण हुआ, जिसका मूल कारण उनमें राष्ट्रवाद की भावना का निरंतर विकास। इतना समझ में आ गया? अब आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। सार्डिनिया, नेपल्स, सिसिली, लोम्बार्डी, वेनेशिया। तो जब आप इटली का मैप पढ़ोगे तब आपकी समझ में आएगा। जैसे इटली है, इटली के नीचे सिसिली है। यहां पर कौन सा वोल्केनो है? वहां पर नहीं है, बल्कि सिसिली के भी नीचे एक लिपारी आइलैंड है, उस पर एक वोल्केनो है जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। कहते हैं स्ट्रम्बोली। ऐसे विसुवियस वोल्केनो इटली में। मतलब जब आप भूगोल पर, मैंने कहा नहीं, भूगोल जगह दिखाती है, इतिहास वहां की कहानी बताती है कि हुआ क्या था। ऐसे तो जो रोमन साम्राज्य था, क्वीन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड कहा जाता है। संसार में सबसे उन्नत सेना, सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं क्या, शानो शौकत, वो कहां पर थी? रोम में थी। रोम को बोला जाता है कि क्वीन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम। लेकिन क्या हुआ कि एक जंगली ने खत्म कर दिया रोम को। अटीला द हन। हूण पढ़े हैं आपने? हूण, व्हाइट हन एंड ब्लैक हन। तो एक हूणों का शासक तो आपके यहाँ हुआ था। बाहुबली पिक्चर देखी होगी आपने। हूण है वो जो जंगली है। इस पर अमरेंद्र बाहुबली है, क्या नाम है उसका? अमरेंद्र बाहुबली। कौन सी डायनेस्टी है वो? माहिष्मती। कौन सी? माहिष्मती। चलो पिक्चरों के माध्यम से कुछ नाम तो याद हुए इतिहास के। एक शाखा गई वहां रोम में, पूरा अटीला द हन, उसने बर्बाद कर दिया पूरे रोमन साम्राज्य। सब कुछ लूट लिया जंगलियों ने। तो कई बार बड़ी बड़ी मिसाइलें काम नहीं आती जंगलियों के सामने। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मरने मारने से डरते नहीं है, नशे में रहते हैं। कोई अफीम का नशा कर रखा, किसी ने कुछ कर रखा।
है ना। अब कोई व्यक्ति अफीम का नशा हो, आप कितने भी ट्रेंड हो, उसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसको युद्ध में करते थे वो लोग नशा। चलो जी, कहां पहुंचे हम। उस इटली के ये हाल हुए एक टाइम पर, है ना। इटली के एकीकरण के चरण, इटली के एकीकरण कई चरणों में हुआ, जिसका पहला चरण क्या है, इस चरण में लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब यह सार्डिनिया पीडमोंट के अधिकार पर आ गया। सार्डिनिया दरअसल क्या है, आप जब आइलैंड पढ़ेंगे ना भूमध्य सागर में, आपको अलग अलग आइलैंड मिलेंगे, जैसे कोर्सिका, सार्डिनिया। तो कोर्सिका किसका है, फ्रांस का है। अजासियो शहर में वहां पर नेपोलियन पैदा हुआ था। कौन हुआ था, सार्डिनिया किसका है, इटली का है। एटलस तो हर समय खोल के रखनी है आप। सार्डिनिया किसका है, इटली का है। नीचे सिसिली है, नीचे क्या है उसके, इटली के नीचे सिसिली है। रक्त वर्षा पड़ी थी आपने यहां पर, क्या पड़ी थी, याद आया। ब्लड रेन कहां पर होती है, सिसिली में होती है। क्यों होती है, सारा की डेजर्ट को उड़ाकर ले जाती है हवा, और कहां पर, सिसिली में लाल रंग की बारिश करती है। व्हाइट रंग नहीं लगाते वहां लोग, व्हाइट वॉश सफेद रंग का नहीं करते वहां पर। सिसिली, हाँ, इटली और सिसिली के बीच में एक स्ट्रेट भी होगी, देखो कौन सी है, मसीना जल संधि। कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में भी एक स्ट्रेट होगी, कौन सी है, हाँ, बोनिफेशियो है। हाँ, ये सब या ध्यान रखना पड़ता है इनका, तब तब इंटरेस्ट आता है। तो इस चरण में लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब यह सार्डिनिया पीडमोंट के अधिकार पर आ गया। 1852 ईस्वी में सार्डिनिया और पीडमोंट का शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने काउंट काउर को प्रधानमंत्री बना दिया। काउर एक प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उसने इसके लिए इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया और सफल भी रहा। फलतः 29 अप्रैल 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया तथा पीडमोंट के मध्य होने वाले युद्ध में फ्रांस की सहायता प्राप्त हो गई। फ्रांस और पीडमोंट की संयुक्त सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। पीडमोंट एक पठार भी है, पीडमोंट प्लेट्यू, ठीक है। युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस में बिला फ्रेंका की संधि हुई, जिसके अनुसार लोम्बार्डी पर पीडमोंट का अधिकार हो गया, किंतु वेनेशिया अभी भी ऑस्ट्रिया के ही अधिकार में बना रहा। अब आता है द्वितीय चरण। इस चरण में इटली को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। जिस समय ऑस्ट्रिया पीडमोंट का युद्ध चल रहा था, पार्मा, मोडेना और टस्कनी की रियासतों ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलतः वहां की जनता की राय लेने के लिए विलीनीकरण पर जनमत संग्रह कराया गया। बहुसंख्यक जनता ने पीडमोंट राज्य में मिलाए जाने के पक्ष में मतदान किया। अतः इन रियासतों को पीडमोंट में मिला दिया गया और 1860 ईस्वी में एकीकृत इटली की प्रथम संसद का अधिवेशन ट्यूरिन में संपन्न हुआ। ट्यूरिन एक शहर है, ट्यूरिन में संपन्न हुआ। इस पर पार्मा, मोडेना और टस्कनी की रियासतें सीधे पीडमोंट के अधिकार में हो गई। फिर आता तीसरा चरण। इस चरण में सिसिली तथा नेपल्स पर पीडमोंट का अधिकार हो गया। 1860 ईस्वी में सिसिली के निवासियों ने नेपल्स के शासक फ्रांसिस द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों के नेता क्रिस्पी था। विद्रोहियों का नेता कौन था, जिसने गैरीबाल्डी की सहायता प्राप्त कर ली। गैरीबाल्डी की मदद से सिसिली तथा नेपल्स को इटली में एकीकृत किया जा सका। इस कार्य में भी सिसिली, नेपल्स तथा पोप के राज्य का जनमत संग्रह कराया गया था। नवंबर 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजभवन में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संपूर्ण इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। ट्यूरिन को संपूर्ण इटली की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार सिसिली तथा नेपल्स भी इटली के प्रभुत्व में आ गए। इटली की पुरानी राजधानी जो है वो ट्यूरिन है। कहाँ है, अब जो है वो रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है अब, रोम। और जो पोप रहता है ना, पोप, वेटिकन सिटी, उसको जगह दे रखी है। करीब 1800-2000 लोग रहते हैं वहां पर और मेल रहते हैं अधिकतर। पोप का महल सबसे बड़ा महल है विश्व में, ठीक है। तो जो पोप हैं वो कहां पर रहते हैं, वो भी इटली की ही अंदर एक जगह है, वेटिकन सिटी। उसको एक अलग धार्मिक देश का मान्यता दे रखी है, अपना देश है पोप का, है ना। और इस समय जो पोप है उनका नाम है, हाँ, बेनेडिक्ट बोला जाता है इनको,
बेनेडिक्ट नंबर पढ़ते हैं इनके 16, 17, 14, 15। जिस दिन भी पोप के महल की चिमनी से धुआं निकल जाए समझ लेना पोप चेंज होने वाला है। पुराना पोप गया और नए पोप का चयन होगा फिर। हाँ जी, संकेत होते हो कि भाई हो गया, कार्यकाल जीवन काल पूरा हो गया, अब पोप क्या है, नए पोप आएंगे। ईसाइयों के जो धर्म गुरु हैं वो कौन है, पोप हैं। मुस्लिमों के जो धर्म गुरु होते थे वो खलीफा होते थे, खलीफा प्रथा खत्म हो गई। किसने की, किसने की, मुस्तफा कमाल पाशा ने। ऐसे हिंदुओं के जो धर्मगुरु होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं, भगवान शंकर का रूप माने जाते हैं। वर्तमान में 4 पीठों में चार जो पीठ है शंकराचार्य द्वारा स्थापित, वहां पर 4 शंकराचार्य होते हैं। कितने, समझ में आया? ठीक। और उनका पहला कार्य क्या होता है, सनातन धर्म की रक्षा करना। सनातन के विरुद्ध अगर कोई बोलेगा तो वहां पर क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से कि इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि उनका प्रथम और अंतिम कर्तव्य क्या है, सनातन की रक्षा, यानी धर्म की रक्षा। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे धर्म में अन्य लोग, अन्य धर्मों के लोग क्या कर रहे हैं, प्रवेश करके धर्म को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर वो उसका विरोध करेंगे। उनका कर्तव्य है वो। नहीं आया समझ में? वो समझाएंगे कि किसका क्या काम है। धार्मिक कार्य धार्मिक लोगों का है, राजनीतिक कार्य राजनीतिक लोगों का है। कुछ विवाद सुने होंगे आपने, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। चतुर्थ चरण भाई, 1861 ईस्वी में पीडमोंट के प्रधानमंत्री काउंट काउर की मृत्यु हो जाने पर इटली के एकीकरण की बागडोर सीधे सम्राट क्विटर इमैनुअल द्वितीय के हाथों में आ गई। अभी भी वेनेशिया तथा रोम पीडमोंट के अधिकार में नहीं थे, किंतु ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध के पश्चात वेनेशिया में भी जनमत गणना कराई गई, जिससे वेनेशिया को इटली के साथ मिला दिया गया। जनमत गणना में भी वेनेशिया की जनता ने इटली में विलय के पक्ष में मत किया। और कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, इटली के सामने आप अपने भारत को देख लो, केरला जितना हमारा केरला है उतना ही होगा इटली। और वहां पर भी वो टुकड़े टुकड़े हो रखा, और वो भी उसमें एक बड़ा शक्तिशाली देश उस समय, उस जमाने का कौन, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आज उतना शक्तिशाली नहीं है ना। कैपिटल है ऑस्ट्रिया की कहां, वियना। क्या है यहां पर, अरे यहां पर किसके हेडक्वार्टर है, IAEA का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां है, वियना में। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्टमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहां है, वियना में है, ऑस्ट्रिया में, है ना। और स्विट्जरलैंड को टच करने वाले देश हैं ये। बीच में एक देश है सुंदर सा स्विट्जरलैंड, सुंदर है नहीं, वहां की भी भौगोलिक परिस्थितियां वैसी हैं जैसी उत्तराखंड की हैं। पर माइंडसेट होता है कि हम तो ये बोलते हैं कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विषम है, जलवायु विषम है, इसलिए हम इसको सुंदर बना ही नहीं पाए। उन्होंने बना लिया, उन्होंने आमंत्रित किया, आइए अपने हेडक्वार्टर बनाइए यहाँ पे। सारे हेडक्वार्टर मतलब अधिकतर हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा, बर्न, जिनेवा, बर्न, ये तो पढ़ते हैं हम, जिनेवा 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 जिनेवा, एक लाइन पढ़ते हैं पूरी, है ना। और हमने क्या किया, टाटा जी ने कहा था कि मैं नैनो का एक प्लांट बनाना चाह रहा हूं उत्तराखंड में, मुझे भूमि चाहिए। उत्तराखंड भूमि नहीं दे पाया। नैनो का प्लांट लगता, कई लोगों को रोजगार मिलता, दूसरी जगह चले गए। बिजनेसमैन है, उनको तो जहां से क्या मिलेगा, आग्रह थोड़े करेंगे वो तो बोलेंगे, पूछेंगे। हो सकता है उनके मन में भाव आया होगा कि मैं उत्तराखंड में एक नैनो का प्लांट लगाता हूँ। उनका ड्रीम कार थी नैनो, वो चाहते थे कि आम आदमी भी क्या हो, कम पैसे में कार में घूमे। तो नैनो का प्लांट, हालांकि नैनो असफल होगी लेकिन काम चल रहा है उस पर, है ना। तो नैनो का प्लांट लगता तो क्या होता, बहुत सारे लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता। तो लेकिन हम तो क्या है, माइंडसेट बना रखा कि हमारी भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए यहां पर उद्योग नहीं लग सकते, भारी उद्योग। अरे भैया वहां नहीं है तो मैदानी भागों में लगा लो, ऊपर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्णप्रयाग से भी आ जाएंगे, 2 घंटे में रेलवे से आ जाएंगे, 2 घंटे आना 2 घंटे जाना। शहरों में कौन सा आप 5 मिनट में पहुंचते हो। दिल्ली में अगर आप रह रहे हो, काम करने जा रहे हो, तो 2 घंटे लगते हैं जाम में। सुबह निकलना पड़ता है दिल्ली में भी काम करने के लिए, कि दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, तो कितना 2 घंटे लगेगा आपको। तो मेट्रो आ गई इसलिए थोड़ा वो हो गया, लेकिन अपनी गाड़ी से जाओगे 2 घंटे लगेंगे।
ऐसे ही पहाड़ का आदमी भी आ जाएगा, ऊपर से कर्णप्रयाग से आएगा, रेल में बैठेगा, ऋषिकेश में उतरेगा, इधर लगा दो कहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये नीचे मैदानी जो इलाके जो था उसको भी बंद कर दिया। आईडीपीएल, आईडीपीएल ठीक है, उस पर कुछ करते हैं ना, सिक हो गया, आप कुछ उसका इलाज नहीं करोगे क्या? उस पर क्या काम चल रहा है ना? तो क्या पहले जैसा आईडीपीएल है? आप लोगों ने, आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस समय, हम लोगों ने देखा है जब साइकिलें लगी होती थी और जब गाड़ियां बसें चलती थी ना इन रोडों पर आईडीपीएल की, तो इतने कर्मचारी थे कि पूछो मत। और क्या समृद्धि थी इस बाजार में, बहुत समृद्धि थी। कुछ बाजार तो खत्म ही हो गए आईडीपीएल बंद होने से। जो परचेजिंग पावर, मतलब जो पैसा आता था ना, केंद्र से आता था, सेंटर से पैसा आता था, खर्च कहां होता था? मार्केट में होता था। तो मार्केट के लोग समृद्ध होते थे। ये चीज समझना कि जब एक बड़ा बड़ा उद्योग लगता है तो उसका प्रभाव सबकी जीवन शैली पर पड़ता है। तो चाहे अब कोई मूंगफली बेचने वाला हो, तो मूंगफली लेने, ये थोड़ा कि सेंटर का पैसा आ रहा है तो मूंगफली लेने दिल्ली जाएगा, हो यहीं से तो लेगा। किसकी बिकेगी? मूंगफली वाले की। तो मूंगफली वाले की जब मूंगफली बिकेगी तो 2 रुपए वो प्रॉफिट कमाएगा अपना। तो दो दो करके अगर 100 लोग भी आए मूंगफली लेने जाड़ों में, तो कितने हो गए उसके? 200 रुपए हो गए, हो गया, रात के खाने का व्यवस्था हो गई, बच्चों के खाने की व्यवस्था हो गई। पर अगर वो चले गए तो अब मूंगफली लेने कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या होगा? फिर बंद हो जाएगी वो ठेली। ठीक है। पंचम चरण, अब केवल रोम ही एक ऐसा भाग था जो सार्डिनिया पीडमोंट के अधीन नहीं था। 1870 ईस्वी में प्रशा के साथ युद्ध के समय फ्रांस की फ्रांसीसी सेना रोम से हट गई। मौके का लाभ उठाकर विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने रोम पर भी अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह के बाद रोम को भी सार्डिनिया पीडमोंट में मिला लिया गया। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। इस प्रकार रोम से पोप की सत्ता समाप्त हो गई और इटली के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। इटली भी एक राजतंत्र बन गया। इटली भी क्या बन गया? राजतंत्र बन गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण। अब ये आपके एक बार में समझ में नहीं आएगा। एटलस देखिए, एटलस में सबसे पहले उन जगहों को देखिए। अगर वो सिसिली बोल रहा तो उसको देखो, सार्डिनिया, कोर्सिका, सार्डिनिया, ये सबको देखो, भूमध्य सागर में ही है छोटे छोटे आइलैंड, इनको देखो, तब आपकी समझ में आएगा। फिर आपको राजाओं के नाम याद करने पड़ेंगे। इमैनुअल सेकंड, अब यहाँ के नाम नहीं होते ना, ऐसे नहीं होते यहाँ के नाम के, रोहित, मोहित, ऐसे नहीं होते हैं। वहां की उनकी माँ ने वैसे रखा है इमैनुअल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही याद करना पड़ेगा, इमैनुअल, फ्रांसिस, है ना। जर्मनी का एकीकरण और राष्ट्रवाद का विकास। नेपोलियन की पराजय 1815, वाटरलू के फील्ड में हार गया था, उसको भेज दिया गया था कहां? डबल आइलैंड पर। क्या नाम है उसका डबल आइलैंड का? अटलांटिक ओशियन में है वो, सेंट हेलेना में भेज दिया गया था, वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो नेपोलियन की पराजय के पश्चात वियना कांग्रेस ने जर्मनी को पुनः 39 राज्यों में विभाजित करके एक परिसंघ बनाया, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया तथा उपाध्यक्ष प्रशा था। अध्यक्ष कौन? ऑस्ट्रिया, और उपाध्यक्ष प्रशा था। जर्मनी के राष्ट्रवादी विचारक इससे संतुष्ट नहीं थे, फलतः राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसका मुख्य केंद्र जिनेवा विश्वविद्यालय बना। विद्यार्थियों तथा राष्ट्रवादी विचारकों ने मिलकर वर्शेनसेफ्ट नाम का एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य जर्मनी में जनगणना कराना था। इस जन आंदोलन को रोकने के लिए प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम ने कार्लसबाड नामक स्थान पर जर्मनी के प्रमुख राज्यों की बैठकें बुलाकर दमनकारी नियमों का निर्माण करा लिया। प्रेस पर प्रतिबंध लगाते हुए वर्शेनसेफ्ट को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फिर भी राष्ट्रवादियों की गतिविधियां दबी नहीं। ध्यान रखना, जहां पर छात्र आंदोलन होता है ना, जहां पर युवा होता है, वहां पर सरकारें हिल जाती हैं, ये पता है। पर जब छात्र सोया हुआ हो, सुसुप्तावस्था में हो, और कौन सी निंद्रा में हो, शीत निंद्रा और ग्रीष्मकालीन निंद्रा, क्या बोलते हैं भाई शीतकालीन निंद्रा को? हाइबरनेशन। और हाइबरनेशन का एंटोनिम क्या होता है? एस्टिवेशन। जब उस नींद में सोया हुआ हो तो समझ लो फिर उनका कभी भला नहीं हो सकता। खाली वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा होता है, और कुछ जो आजकल तो अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालता है, वो टेलीग्राम चैनल्स जो होते हैं उस पर निकालता है, और टेलीग्राम चैनल्स पर आपस में लड़ रहे होते हैं, वो आपस में क्या कर रहे होते हैं? अपने विचारों को, और कोई नहीं सुनता आपके विचारों।
माँ भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। जब तक आप अपने अधिकारों के लिए क्या नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ जी। एक सीबीआई जांच नहीं करवा पाए आप। क्या नहीं करवा पाए? जबकि आपको पता चला कि लोक सेवा आयोग के भीतर गोपन विभाग से एक व्यक्ति क्या है, पकड़ा गया है, और उसने क्या किया है, पेपर लीक किए हैं। तो क्या एक ही था? सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी, नहीं करा पाए। तो इसका मतलब क्या है, युवा कैसा है, सोया हुआ है। ठीक है, सोए रहो भाई। और किस पे लड़ाई लड़ रहे हैं? टेलीग्राम पर। चलिए, 1830 ईस्वी तथा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जर्मनी के राष्ट्रवादी विचारकों ने पुनः प्रशा के निरंकुश शासन विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। हम लोग तो गए ना उन आंदोलनों में सीबीआई की जांच के लिए। क्या हुआ? इकट्ठा होने के लिए बोला तो इकट्ठे ही नहीं हुए। मतलब एक बार हुए, लाठीचार्ज हुआ, एक का सर फूटा, उसके बाद इकट्ठे ही नहीं हुए। मतलब सीबीआई जांच वो ठंडे बस्ते में चलेगी। आप करा के तो देखो, उसके बाद पता चलेगा क्या क्या हुआ। 1830 तथा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जर्मनी के राष्ट्रवादी विचारकों ने पुनः प्रशा के निरंकुश शासन विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जर्मनी के देशभक्तों ने जर्मनी के लिए संविधान बनाने की दृष्टि से एक सभा बुलाई, जिसमें विभिन्न राज्यों के 550 निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। इस संसद ने प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को संपूर्ण जर्मनी का शासक चुन लिया, किंतु उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। यदि वह इस प्रस्ताव को मान लेता तो 1849 में ही जर्मनी का एकीकरण हो गया होता, किंतु उसकी हठ धर्मिता के कारण ऐसा नहीं हो सका। 1858 ईस्वी में प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम अस्वस्थ हो गया, जिससे शासन की बागडोर उसके भाई विलियम ने संभाली। 1862 ईस्वी में विलियम बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बिस्मार्क ने ही 3 युद्धों के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क। लौह और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। इसके लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लौह और रक्त की नीति। भारत में भी जाना जाता है किसी को, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। अब 3 युद्ध हुए। कौन कौन सा? डेनमार्क का युद्ध 1864 ईस्वी में हुआ। स्लेसविग और हॉलस्टाइन के प्रदेश जर्मनी तथा डेनमार्क के मध्य स्थित थे। डेनमार्क का शासक इन दोनों प्रदेशों का ड्यूक था। डेनमार्क तथा प्रशा दोनों इन्हें अपने अपने अधिकार में चाहते थे, अतः ऑस्ट्रिया तथा प्रशा की सम्मिलित सेनाओं ने डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। डेनमार्क को विवश होकर संधि करनी पड़ी। वियना की संधि के अनुसार हॉलस्टाइन तथा लॉरेनबर्ग प्रशा तथा ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो गए। बाद में गेस्टाइन के समझौते के फलस्वरूप हॉलस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का और स्लेसविग पर प्रशा का अधिकार हो गया। इस समझौते से प्रशा को अधिक लाभ हुआ, क्योंकि स्लेसविग और लॉरेनबर्ग का अधिकार हो जाने से कील नामक प्रसिद्ध बंदरगाह उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, जहां पे आज कील कैनाल है। कौन सी? कील कैनाल। किसको जोड़ती है भाई कील कैनाल? हाजी, बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से। कील कैनाल, एटलस खोलो, जर्मनी में जाओ, यहीं से आती थी वर्ल्ड वॉर में यू बोट्स हिटलर की। बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है। अगला ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध 1866। अगला युद्ध कौन सा है? ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध 1866। गेस्टाइन समझौते से ऑस्ट्रिया प्रसन्न नहीं था। प्रशा में बिस्मार्क भी अत्यंत महत्वाकांक्षी चांसलर था। वह जानता था कि गेस्टाइन समझौते से ऑस्ट्रिया प्रसन्न नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि 1866 ईस्वी में दोनों राज्यों के मध्य युद्ध अनिवार्य हो गया। 13 जुलाई 1866 ईस्वी को सेडोवा में ऑस्ट्रियन सेनाएं पूर्णतः पराजित हो गई। इस युद्ध के स्वरूप प्राग जगह का नाम है, फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी में है, बुर्जबर्ग और डॉर्नस्टेट का न्यूरेमबर्ग जैसे प्रदेशों पर प्रशा का अधिकार हो गया। प्राग की संधि हुई, जिससे प्रशा का राज्य राइन नदी तक विस्तृत हो गया। राइन एक नदी है, कोल रिवर बोलते हैं इसको, कोयले का परिवहन होता है इसमें। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली बेस्ट नदी बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है राइन का, है ना। ब्लैक फॉरेस्ट और वोसजेज के बीच से बहती है ये
ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, वोस्जेज आपका फ्रांस में, कहाँ पर है, उसके बीच में एक रिफ्ट घाटी है, वहां से बहती है राइन। जर्मनी में ऑस्ट्रिया के प्रभाव की प्रधानता भी समाप्त हो गई, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में यह नया अध्याय बना। और तीसरा युद्ध जो हुआ वो फ्रांस प्रशा युद्ध 1870। सेरेजोवा के युद्ध ने जर्मनी का प्रभाव बढ़ा दिया था। यह बात फ्रांस को अच्छी नहीं लगी। फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय दक्षिणी जर्मनी राज्यों को जर्मन संघ में सम्मिलित नहीं होने देना चाहता था। उत्तर जर्मन राज्य संघ की स्थापना से भी फ्रांस अपने को असुरक्षित समझने लगा था। उसी समय स्पेन के रिक्त सिंहासन का मामला भी सामने उभर कर आया। स्पेन में जर्मनी राजवंश के राजकुमार लियोपोल्ड को आमंत्रित कर लिया गया। लियोपोल्ड को आमंत्रित कर लिया गया। यह बात भी फ्रांस के गले के नीचे नहीं उतरी, अतः उसने इसका प्रबल विरोध किया। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस ने प्रशा यानी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसे सेडान का युद्ध भी कहा जाता है। किसका युद्ध? सेडान का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई, नेपोलियन तृतीय बंदी बना लिया गया। 18 मई 1871 को दोनों देशों के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, जर्मनी में। संधि के फलस्वरूप मेन्स, स्ट्रासबर्ग, अल्सास और लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को मिल गए। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का कार्य इस संधि से पूर्ण हो गया। संपूर्ण जर्मनी के लिए नया संविधान बनाया गया। प्रशा के शासक विलियम प्रथम को ही संपूर्ण जर्मनी का शासक मानकर वर्साय के महल में राज्याभिषेक किया गया। इस प्रकार फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य शत्रुता का यह बीज प्रथम विश्व युद्ध के रूप में अंकुरित हुआ। भारत पाकिस्तान है ना, जैसे वैसे ही फ्रांस और जर्मनी। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो भारत पाकिस्तान का, वैसे फुटबॉल मैच होता फ्रांस और जर्मनी का। जान लगा देते हैं खिलाड़ी, उनके 11 खिलाड़ी यहाँ के और वहां के, है ना। सबसे बड़ा सट्टा लगता है फुटबॉल में किस दिन? जिस दिन फ्रांस और जर्मनी का मैच होता है। पता है? नहीं पता है तो देखो ना, फिर वर्ल्ड कप देखा करो फीफा। जिस दिन फ्रांस जर्मनी का मैच होगा तो वो वैसे ही होता है। पूरे विश्व को पता है कि इस दिन सबसे ज्यादा लोग देखेंगे। पूरा जान लगाकर खेलते हैं हराने के लिए। इस तरह की हार जीत ठीक है जो मैदानों में हो खेल के, पर वो हार जीत बड़ी खतरनाक होती है जिसके लिए युद्ध करना पड़ता है। देयर इज नन सो गुड वॉर एंड बैड पीस। ठीक है भाई, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हम लोग।